जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे हर तरफ से सलाहें मिलनी शुरू हो जाती हैं कि वो क्या करे और क्या ना करे जिससे प्रेगनेंसी के अंत में उसे एक स्वस्थ बच्चा मिल सके। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपके सारे प्रिकॉशंस रखने के बाद भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि बच्चा जो है वो स्वस्थ नहीं है और बच्चे के चारों तरफ का पानी कम हो गया है। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये बच्चे के चारों तरफ का पानी कैसे बनता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसके कम हो जाने से क्या इफेक्ट होता है और आप ऐसा क्या करें कि ये जो पानी है ये कम ही ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पानी बनता कैसे है। गर्भाशय में बच्चे के चारों तरफ जो पानी बनता है उसके 3 मेन सोर्स होते हैं। तो सबसे पहला तो प्लेसेंटा ही होता है जो आवल नाल होती है जिसके थ्रू बच्चे को सारा कुछ मिलता है, पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, ब्लड सप्लाई मिलती है। उस आवल नाल के थ्रू ही ये उस आवल नाल से ही इस एमनियोटिक फ्लूइड का भी प्रोडक्शन होता है। जो सेकंड सोर्स है वो है बच्चे का यूरिन। बच्चा जो है 13 टू 14 वीक्स के अराउंड बच्चे की किडनीज जो होती हैं वो पेट में फंक्शनिंग हो जाती हैं और वो यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं। तो बच्चा जब यूरिनेट करता है तो वो यूरिन भी एमनियोटिक फ्लूइड में ही मिक्स होता है और वो एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम को बढ़ाता है। जो तीसरा मेन सोर्स है वो है बच्चे की स्किन। लगभग 5वें महीने तक यानी कि लगभग 20 हफ्ते तक बच्चे की जो स्किन होती है उसमें केराटिन फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है। इसके थ्रू जो है परमिएशन की एक्टिविटी के द्वारा फ्लूइड जो है वो निकलता रहता है। वो जो फ्लूइड निकलता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स होता है और इसके वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो ये 3 मेन सोर्सेस होते हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने के भी कुछ कारण होते हैं, जैसा कि सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि प्लेसेंटा जो है वो मेन सोर्स होता है। तो अगर प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है यानी कि प्लेसेंटा प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो बच्चे का जो है एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा। प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी जो है कुछ-कुछ मैटरनल कंडीशंस में भी हो सकती है या प्लेसेंटा की एनाटॉमी में कोई प्रॉब्लम है, उसके फॉर्मेशन, उसकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो सकता है। उसके अलावा जो सेकंड कॉमन कारण है वो है बेबी। बेबी मतलब बेबी में जैसे मैंने आपको बोला कि बेबी का जो यूरिन होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन करता है। तो अगर बच्चे की जो किडनीज़ हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब अगर वो प्रॉपर्ली बनी नहीं है या उनका फंक्शन पूरा नहीं है या जो यूरिन का जो रास्ता होता है यूरेथ्रा उसमें कुछ ब्लॉकेज है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो यूरिन जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड में नहीं मिक्स होगा और वो उसके वॉल्यूम को नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर मदर को लीकिंग हो गई है, लीकिंग मतलब बच्चे का जो ऑलरेडी फ्लूइड फॉर्मेशन है, जो ऑलरेडी रेडी बना हुआ वाटर बैग है वो ब्रेक हो गया है, तो उसकी वजह से भी सारा जो फ्लूइड है वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा और बच्चे के चारों तरफ जो है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जिनमें एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है, जिसमें सबसे पहला तो है डिहाइड्रेशन। अगर मदर को बहुत ज्यादा नॉजिया, वॉमिटिंग हो रहा है, वो पानी नहीं इनटेक पूरा ले रही है या फिर उसको फीवर हो गया है या और भी कोई कारण है डिहाइड्रेशन का, मतलब मदर का ही हाइड्रेशन सफिशिएंट नहीं है, तो वो बच्चे का फ्लूइड लेवल भी कम हो सकता है। इसके अलावा सेकंड कॉमन कारण जो है वो है पीआईएच। पीआईएच मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में मदर का बीपी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उस बीपी बढ़ने की वजह से प्लेसेंटा के फंक्शन पर काम असर पड़ता है, मतलब प्लेसेंटा जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है और जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो बच्चे को ब्लड सप्लाई दे रही हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा तीसरा मैटरनल कॉमन कारण जो है वो है पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। जो डॉक्टर आपको अपनी डिलीवरी की डेट देती है वो डेट जो होती है वो आपके एलएमपी में 9 मंथ्स प्लस 7 डेज की होती है, यानी कि 40 वीक्स की होती है। 40 वीक्स तक आते आते एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है वो नॉर्मल से कम होने लगता है और अगर ये 40 वीक्स के बियॉन्ड प्रेगनेंसी जा रही है, मतलब कि 41 वीक या 42 वीक्स पे आ गई है, तो डेफिनेटली एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है वो कम हो चुका होगा और कई बार बच्चा स्ट्रेस में अंदर ही मेकोनियम यानी कि पॉटी पास कर देता है। नॉर्मली बच्चा जो है यूट्रस के अंदर पॉटी नहीं करता है, जो बच्चे की पॉटी होती है वो ग्रीन कलर की होती है, उसे हम मेकोनियम कहते हैं। बच्चा पॉटी तभी पास करता है जब वो स्ट्रेस में है, मतलब उसे या तो ऑक्सीजन सप्लाई कम है या ब्लड सप्लाई कम है या उसे किसी प्रकार का स्ट्रेस है। तो अगर 40 वीक्स के बियॉन्ड प्रेगनेंसी चली गई है तो ये एक्सपेक्टेड है कि उसका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा और बच्चा मेकोनियम भी पास कर सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है,
मतलब कि जैसे डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है या कोई और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है, तो उसमें भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो सकता है। लेकिन यूजुअली ये आइसोलेटेड नहीं होता है, इसमें मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है और अगर मरीज़ प्रॉपर फ़ॉलो-अप में चल रहा है, तो ये बहुत अर्ली हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइक डुअल टेस्ट से या ट्रिपल या क्वाड्रुपल टेस्ट होते हैं, उनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एनबीएनटी स्कैन में या लेवल 2 स्कैन में तो डेफ़िनिटली ये पकड़ा ही जा सकता है। तो अगर पेशेंट रेगुलर फ़ॉलो-अप में चल रही है, तो ये कंडीशन 6, 7, 8 मंथ तक नहीं खिंचती है। अगर कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं, जो बच्चे के फ्लूइड लेवल को कम करती हैं, जैसे एस इन्हिबिटर्स होते हैं, ये जो होती है, ये बीपी के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं। तो अगर कोई पेशेंट पहले से प्रेगनेंसी होने के पहले से ही हाइपरटेंसिव है, तो कई बार फिज़िशियन उनको बीपी कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन देते हैं और पेशेंट जो है अगर फ़ॉलो-अप में नहीं चल रही हैं, तो और उन्होंने मेडिसिन ये वाली मेडिसिन जो है वो प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू की, तो ये बच्चे का फ्लूइड कम कर देती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए और ऐसी मेडिसिन्स पे स्विच ओवर करिए, जो आपकी प्रेगनेंसी में और आपके होने वाले बच्चे के लिए सेफ। मतलब इतने सारे कारणों के बाद भी बहुत सारे केसेज़ ऐसे होते हैं, जिनमें हम किसी डेफिनिटिव कॉज़ पर नहीं जाते हैं, जिसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इस वजह से आपका पानी कम हो गया है। तो उन सारे कॉज़ेज़ को हम इडियोपैथिक कॉज़ेज़ में रखते हैं, जिसमें हम डेफिनिटली आपको नहीं बता सकते हैं कि क्यों बच्चे के चारों तरफ का पानी कम हो गया है। अब आप ये सोचेंगे कि बच्चे के चारों तरफ अगर पानी कम हो भी गया है, तो हम इतने कंसर्न्ड क्यों हैं? इसका क्या इफ़ेक्ट होता है? तो बच्चे के चारों तरफ का जो पानी होता है, वो स्विमिंग पूल की तरह होता है, वो कुशन की तरह होता है, वो बच्चे को बाहर के जर्क से बचाता है। अगर आपको कोई भी ट्रॉमा हुआ, आप झटके से उठे, आप झटके से बैठा है, इसके अलावा बच्चा उसमें फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव करता है। अगर चारों तरफ पानी कम हो जाता है, तो बच्चा जिस पोज़ीशन में है, वो उसी में रह जाता है, मतलब कि उसको हाथ-पाँव हिलाने के लिए भी जगह नहीं बचती है। तो कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं और उनका वो बोनी डिफ़ॉर्मिटी हो गई है कि हाथ एकदम मुड़ गए हैं, पैर उसी फ़ॉर्म में मुड़ गए हैं। तो उन सब की कंडीशन के लिए बच्चे को डिलीवरी के बाद फिर ऑर्थोपेडिशियन के अंडर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो फ्लूइड होता है, वो बच्चे के लंग्स को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। तो अगर कभी पानी बहुत ज़्यादा कम है, तो लंग्स भी एक्सपैंड नहीं होते हैं, उसे हम पल्मोनरी हाइपोप्लेज़िया कहते हैं। इसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बच्चा जो है मूव नहीं कर पाएगा, तो बहुत बार बच्चा जो है वो एब्नॉर्मल पोज़ीशन में भी रह जाता है। जैसे बच्चा उल्टा है तो उल्टा ही रह जाएगा या आड़ा है तो आड़ा ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी कम होने की वज़ह से घूम नहीं पा रहा है। इसके अलावा इसकी सिज़ेरियन की रेट बढ़ जाती है, अगर फ्लूइड कम होता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। मदर को जो है फीटल मूवमेंट्स कम फ़ील होंगे, तो वो ये होता है कि रिपीटेड मदर जो है ओपीडी में आ रही हैं कि मुझे अब मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, मुझे उसके लिए फ़ॉलो-अप करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ग्रोथ पे हमें ज़्यादा वॉच रखना पड़ता है क्योंकि अगर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, तो वो आइसोलेटेड बच्चे का सिर्फ़ पानी कम नहीं करती है, वो बच्चे की बढ़त भी कम करेगी, बच्चे का वेट गेन भी कम करेगी। तो उसके लिए हमें मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत बार हमें समय से पहले ही डिलीवरी करवानी पड़ती है। नॉर्मल एएफआई कितना होता है? तो नॉर्मल एएफआई जो होता है वो यूजुअली 10 से 16 तक होता है। 10 से कम हम कहते हैं कि पानी थोड़ा-सा कम साइड पे चल रहा है और 16 से ज़्यादा हम कहते हैं कि पानी ज़्यादा है। उसके भी अपने कारण होते हैं और उसके भी अपने दुष्प्रभाव होते हैं। तो इस कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं, वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर 10 से 16 के बीच में आपका एएफआई चल रहा है तो ये नॉर्मल है और इसको हम जो है अल्ट्रासाउंड में बहुत क्लियरली देख सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि आपके जैसे पेट को हम 4 क्वाड्रेंट्स में 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो चारों तरफ एक-एक पॉकेट ऐसी लेते हैं जिसमें कोई भी बच्चे का ऑर्गन ना आ रहा हो, ना ही कॉर्ड का कोई पोर्शन आ रहा हो। उन चारों का जो मीन होता है उसको हम एएफआई कहते हैं। एएफआई का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है वो आपके अल्ट्रासाउंड में मेंशन किया जाता है और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए इसका नॉर्मल होना काफ़ी ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में हमको चारों हिस्सों में, चारों क्वाड्रेंट्स में पॉकेट्स नहीं दिखती हैं जो जो बच्चे के ऑर्गन या कॉर्ड से फ्री हों। तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ़ एक क्वाड्रेंट में जहाँ भी हमें दिख रहा है सिंगल पॉकेट वॉल्यूम एसपीवी हम देख लेते हैं। तो अगर एसपीवी जो है 2 टू 8 के बीच में है तो इसे भी हम नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि आप ऐसा क्या करें कि बच्चे का पानी कम ना हो। देखिए बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि अगर वो इडियोपैथिक है तो हम उसमें कुछ बहुत नहीं कर सकते हैं या अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है तो हम उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मदर को अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए
आप कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी का इंटेक रोज़ करिए। ऐसा नहीं है कि मदर जो हाइड्रेशन मेंटेन करती है, वो जाके सीधे पानी आपके यूट्रस में पानी का वॉल्यूम बढ़ा देगा। ये भी इनडायरेक्टली वर्क करता है। जब मदर का हाइड्रेशन मेंटेन होगा तो उसका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा। वो ब्लड फ्लो वही ब्लड फ्लो जो है वो उसके टुवर्ड्स यूट्रस भी बढ़ेगा और टुवर्ड्स प्लेसेंटा भी बढ़ेगा। तो प्लेसेंटा की जो फंक्शनिंग होगी वो प्रॉपर होगी, अच्छी होगी। इस तरह से इनडायरेक्ट वे में उसका जो है एमनियोटिक फ्लूइड भी मेंटेन रहेगा। फिर अगर आप ऑलरेडी कोई एंटी हाइपरटेंसिव लेती हैं मेडिसिन्स, तो आप उनको ऐसे स्विच ओवर करवा लीजिए अपने डॉक्टर से जो बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं है। अगर बच्चे के लेवल 2 स्कैन में कोई प्रॉब्लम है, उसके किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम है या उसमें पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व है या और कोई कंडीशन है जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है, तो आप उसके लिए किसी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। प्रोटीन डाइट लीजिए। प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड्स में ब्रेक होता है और वो जो है एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसीलिए अगर किसी पेशेंट का फ्लूइड लेवल कम हो रहा होता है तो हम उसे एमिनो एसिड के सैशे या उसकी ड्रिप्स चढ़ाते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।